अध्याय 92। गहन क्षण बाधित। ये सिर्फ उसका अनुमान था, लेकिन पर्दे के पीछे जरूर कुछ चल रहा था। वह जल्द ही पता लगा लेगी। उसे बस अपनी इंद्रियों से उसमें प्रवेश करना था, और वही ये सब जान सकती थी। उसका मस्तिष्क, उसका शरीर, उसका स्वभाव, कुछ भी उसकी आंखों से बच नहीं पाएगा। हर जानकारी जल्द ही उनके सामने होगी। क्या वाकई उनके इस बेटे में कुछ खास है या नहीं? उसके जन्म के समय उसने सचमुच कोई गलती की थी या नहीं? ये जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। वह उस जानकारी के आधार पर अपनी अगली रणनीति तैयार करेगी। वह उस पल को जानती थी जब उसकी नज़र उस पर पड़ी थी। उसके आवरण को हटाने के लिए उसने उसे जांचने की कोशिश की, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत वह काफ़ी हैरान हो गई जब उसे उसके अतीत का पता नहीं चल सका। वह उसके चारों ओर केवल औसत से थोड़ी अधिक मात्रा में एस्पेरा और बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति महसूस कर सकती थी। आखिर कैसे? वह विचार किए बिना नहीं रह सकी। जब ये लड़का पैदा हुआ था तो यह बेकार था, लेकिन आज इसमें न केवल उत्साह था, बल्कि कच्ची ताकत भी थी। उसने अधिक दबाव डाला और उसकी जांच जारी रखी, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि रैनकेक ओझा के दबाव में भी वह अच्छा काम कर रहा था। ये कैसे संभव हुआ? उसने एक पल के लिए सोचा कि शायद उसकी शारीरिक ताकत रैनकेक ओझा की सीमा को पार कर गई थी, इसलिए वह दबाव सहन करने में सक्षम था। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह लगातार दबाव बढ़ाती रही, लेकिन वह फिर भी सामान्य रूप से खड़ा होकर बोल पा रहा था। यह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां वह जिस दबाव पर ध्यान केंद्रित कर रही थी वह एक नवनिर्मित रैंक -1 ओझा की सीमा से कहीं अधिक था। यह उस बिंदु से काफी आगे था। वह जानती थी कि नादिया सफल हो गई है और इसी तरह शुरू में उसे परखने के लिए केवल उतना ही दबाव छोड़ा। लेकिन इस समय उसका मुख्य ध्यान ओलिवर पर था। अकेले दबाव ही लगभग किसी भी रैनकेक को घुटनों पर गिराने के लिए पर्याप्त था। फिर भी वह अपना रुख बरकरार रखने में सक्षम था। वह कुछ छिपा रहा है। जब उसे यह एहसास हुआ तो उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। वह उसकी रचना थी और उसे कुछ भी छिपाने का कोई अधिकार नहीं था। यदि उसने ऐसा इरादा न किया होता तो उसका जन्म ही न होता। इसलिए उसे उसकी बात माननी चाहिए और उससे कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए। ये वास्तविकता थी और उनके लिए कानून होना चाहिए। उसे सिखाना होगा कि वह कौन है और कहाँ खड़ा है। ओलिवर की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि दबाव अचानक उसके लिए बहुत अधिक हो गया। ओफेलिया के चेहरे से वह एक भी भाव नहीं पहचान सका। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर कुछ भी बदलाव नहीं आया है। वह उसे मजबूर करने पर इतना ध्यान क्यों दे रही थी? वह जो दिखा रहा था उसे महसूस करने के बाद भी वह संतुष्ट क्यों नहीं थी? वह मन ही मन शाप दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका खून उसके सिर की ओर बढ़ रहा है क्योंकि उसके पैर हल्के हल्के कांपने लगे थे। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और हृदय में क्रोध उमड़ पड़ा। अगर धक्का मुक्की की नौबत आ जाए तो वह इसकी परवाह नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर अपनी हर शक्ति का इस्तेमाल करेगा। और अगर वह इस जगह से कहीं दूर भाग जाना चाहता था तो उसके पास वह भी था। जैसे ही वह अंतिम धक्का देने वाली थी और उसे पूरी तरह से कुचलने ही वाली थी, कक्ष में एक अप्रत्याशित आवाज गूंजी। म्याऊं। कक्ष में उपस्थित सभी लोग रुक गए और नए आगमन की ओर देखने लगे। यह एक सुंदर, प्राचीन सफेद बिल्ली थी। वह शांति से प्रवेश द्वार पर बैठी थी, उनके चेहरों को देख रही थी। प्रधान न्यायाधीश, जो इतने समय तक घुटनों के बल बैठा रहा और हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, उसने भी ऊपर देखा। कबीले संरक्षक, वह यहाँ क्यों है? कुछ हुआ क्या? उसे देखते ही उसकी आंखें खुल गईं। वह एक ऐसी अस्तित्व थी जो बमुश्किल ही खुद को सार्वजनिक रूप से दिखाती थी। कबीले के आधे बुजुर्गों ने उसके बारे में केवल कभी सुना था और कभी उससे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की थी। ऐसा कहा जाता था कि वह एक दिव्य अस्तित्व थी और उन लोगों के लिए सौभाग्य ला सकती थी जिन्हें उसकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त था। वह उसकी पहचान से अवगत था क्योंकि जब वह छोटा था तो उसे अतीत में कई बार उससे मिलने का सौभाग्य मिला था। उनकी बैठकें हमेशा छोटी होती थीं और जब भी वह उनसे मिलते थे तो उनके साथ हमेशा बहुत उच्च प्रतिष्ठा और वरिष्ठता वाले बुजुर्गों का एक समूह होता था।
उसने अफवाहें सुनी थी कि वह आकाश में तारों को देखकर भाग्य पड़ सकती है। जब भी वह उसे देखता था तो उसके साथ हमेशा कुलीन लोग, कबीले के संस्थापक स्तंभ होते थे। कबीले में उसका रुतबा बहुत ऊंचा था। उसके अचानक यहाँ प्रकट होने का क्या कारण था? ये स्पष्ट था कि वह किसी उद्देश्य से आई थी। कुल संरक्षक का अभिवादन करना और उसकी उपस्थिति में रहना उसके लिए सम्मान की बात थी। तथापि वह अभी भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मालकिन ओफेलिया यहाँ थी। यदि कबीले के संरक्षक को एक महान दर्जा प्राप्त था, तो मालकिन ओफेलिया को शाही दर्जा प्राप्त था। जब तक वह उसे आदेश न दे, उसे हिलने डुलने की अनुमति नहीं थी। ओफेलिया बिल्ली का सामना करने के लिए पीछे नहीं मुड़ी। उसकी निगाहें अभी भी अपने बेटे ओलिवर पर टिकी हुई थीं। लेकिन जब म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी, तो ओलिवर को लगा कि उस पर दबाव काफ़ी कम हो गया है। वह राहत की सांस में थोड़ा सा चिल्लाया, म्याऊं। बिल्ली उछलकर सीधे ओलिवर के सामने आ गिरी, माँ और बेटे के बीच में। दूसरी ओर नादिया इस समय पूरी तरह से भ्रमित थी। एक सफ़ेद बिल्ली, एक बिल्ली यहाँ क्या कर रही थी? उसने बिल्लियों के बारे में पढ़ा था, लेकिन वास्तविक जीवन में उसे कभी नहीं देखा था, इसलिए यह उसका पहली बार था कि उसने बिल्लियों को चित्रों और किताबों में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से इतने करीब से देखा। लेकिन एक बिल्ली कबीले में कैसे आ गई? कबीले के पास एक अवरोध था जो अंदर किसी भी अनधिकृत चीज के प्रवेश को रोकता था। तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह बिल्ली कैसे दिखाई दी। उसे यह असामान्य नहीं लगा कि एक बिल्ली इतनी ऊंची छलांग लगा सकती है और अपने भाई और माँ के बीच इतनी सावधानी से और सटीक रूप से उतर सकती है। उसका मानना था कि बिल्लियाँ ऐसी ही हो सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ कम नहीं। उसने एक पल में कई सिद्धांतों को मान लिया। ये संभव था कि एक व्यापारी उसे कबीले बाजार में बेचने के लिए विशेष अनुमति का उपयोग करके बाहर से लाया था, या यह संभव था कि एक कीमियागर ने बिल्ली पर प्रयोग करने के लिए कहा हो। अनेक संभावनाएं थीं, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ की बात बाधित हो गई है तो उसका दिल और जोर से नहीं धड़क सका। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह ये सोच रही थी कि बिल्ली कैसे मरने वाली है। यदि संभव होता तो वह उसकी मृत्यु से पहले उसे छूना पसंद करती, लेकिन वह ऐसा उसके मरने के बाद भी कर सकती थी। अभी मुख्य बात यह थी कि उसकी माँ ओलिवर से क्या चाहती थी। किसी कारण से जब उसने उसे पहले कांपते हुए देखा तो उसका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसे उम्मीद थी कि उनकी माँ उसे अब जाने देगी क्योंकि बिल्ली ने उसे रोक दिया था। यदि अपनी माँ का ध्यान भटकाने के लिए बिल्ली की बलि दी जा सकती है, तो ऐसा ही होगा। अनजाने में नादिया ने पहले ही कबीले संरक्षक को मृत घोषित कर दिया था। उसकी नज़र में उसे लगा कि बिल्ली के लिए सबसे अच्छा उपयोग एक बलिदान बनना होगा ताकि ओलिवर यहाँ से जा सके। कहानी खत्म। अलविदा।